हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विथ एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने प्रिंट कल्चर का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो भी हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये वीडियो भी काफ़ी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो काफ़ी छोटी बने और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम करने वाले हैं, जो कि गैली, बैलेड, टैवर्न्स, मार्टिन लूथर, एरस्मस और इंक्विजिशन एंड सेडिटियस। ये टॉपिक आज हम करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपका 2022-23 सेशन में से सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा और वो आपके 2 मार्क्स जो होंगे वो MCQs होंगे। तो होप्स हो कि ये आप MCQs के लिए भी पढ़ेंगे ध्यान से, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। गैली किसे कहते हैं? गैली बेसिकली एक मेटल फ्रेमवर्क होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, मेटल फ्रेम ऑब्जेक्ट होता है दैट लीड इन इट एंड इंक पुट डाउन टू प्रिंट और पेस्ट गिवन लेटर। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है तो उस टाइप का वर्क इसका भी है, मगर ये बहुत ज़्यादा वाइडली, अगर आपको थिंग्स इसमें प्रिंट करना है, कुछ चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे प्रिंट करना है तो उसके लिए वो यूज़ होता था। क्या नाम है इसका? गैली। तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता था। होप्स हो कि आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड किसे कहते हैं? देखिए, बैलेड जो था एक फॉक टेल था। फॉक टेल यानी कि लोकगीत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकगीत लोगों को जागरूक करने के लिए या उनको रिफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है लोकगीत का। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि यूपी में जो नेहा सिंह राठौर जी हैं, उन्होंने एक लोकगीत गाया था, उसका टाइटल था यूपी में काबा। तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, होप्स हो कि आपको पता होगा कि उनके अगेंस्ट नोटिस भेज दिया गया, उनके जहाँ हस्बैंड जॉब करते थे उनको हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, होप्स हो कि आप लोग अंडरस्टूड होंगे। हम टॉपिक पे आते हैं। मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है। बैलेड, तो अ फॉक टेल इन पोएम दैट यूजुअली संग और रिसाइटेड। तो ये फॉक टेल था जो कि या तो संग यानी कि गाया जाता था या फिर रिसाइटेड किया जाता था यानी सुनाया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि बैलेड को गाथा गीत भी कहते हैं। बैलेड को गाथा गीत भी कहते हैं। तो बैलेड एक्चुअल में ये था कि लोगों को जागरूक किया जाता था, कि चीज़ें को बताया जाता था कि आप किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों को समझें। क्योंकि ऐसा था कि 15, 12, 13, 14, 17 सेंचुरी तक रिफॉर्मेशन आई नहीं थी। जो कैथोलिक चर्च थे वो अपनी मनमानी करते थे, जो चीज़ बता दिया वही चीज़ चलती आ रही है। कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें तो आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि ये चीज़ें जब इंडिया में आई तो इंडिया में लोगों को जो हिंदूज थे अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि उनकी भी कंजर्वेटिव सोच थी। उनका मानना था कि अगर बेटी पढ़ लिख ली तो शी बिकेम विडो। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि अगर उनकी बेटी पढ़ लेती है तो वो विधवा हो जाएगी? पता नहीं क्या लॉजिक है। इसी तरह से मुसलमानों में ये लॉजिक था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेती तो वो बिगड़ जाएगी। मुसलमानों का तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन हिंदुओं में वो विधवा कैसे हो जाएगी? अगर आपको समझ में आता हो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। संग और रिसाइटेड, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है टैवर्न्स। टैवर्न्स को हिंदी में देखिए मधुशाला कहते हैं। एंड इस नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, द प्लेस वेयर सम काइंड ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स मीट टुगेदर एंड टेक ड्रिंक, मतलब ड्रिंक, बियर वगैरह वो सब लेते होंगे। तो यहाँ यही है कि टैवर्न्स में क्या होता था कि जब वो आपस में मिलते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में या छोटे छोटे टाउन्स में भी ये चीज़ होते थे टैवर्न्स वगैरह। एक छोटी सी चीज़ें खोल दी, बारशाला खोल दिया, तो वहाँ पे लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे की बातें कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं अपने व्यूज़ और न्यूज़, टेकिंग अल्कोहल। अल्कोहल लेने के साथ साथ खूब गपशप मार रहे हैं, खूब चीज़ें वितरित कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यार क्या हुआ। बेसिकली जो चीज़ महिलाएँ करती हैं वो ये पुरुष कर रहे थे। टॉपिक पे आते हैं। मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि टैवर्न्स किसे कहते हैं, लेकिन इसका प्रिंट से क्या रिलेशन है। प्रिंट से इसका ये रिलेशन है कि जो भी बातचीत होती थी, न्यूज़ स्प्रेड होता था, तो वो प्रिंट के जरिए ही, यानी कि जो न्यूज़पेपर में निकला, जैसे कि अभी भी आप 4-5 दोस्त अगर एक साथ बैठते होंगे तो कोई बात करता होगा क्रिकेट की, कोई बात करता होगा कि भाई नया स्टूडेंट आया है क्लास में,
बाकी तो बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जो भी आप बात करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपने वो नहीं सुनी है। तो यहाँ भी यही था। मार्टिन लूथर देखिए कौन थे। मार्टिन लूथर जो थे वो एक रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर किसके? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे। यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मीन्स कि रिलीजन में जो चीज़ कमी दिखती थी, धर्म के अंदर जो कमियां दिखती थी, वो उसको उजागर करते थे, वो उसको बताते थे, वो उसे हाईलाइट करते थे। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर, इनकी डेट याद रखिएगा, 1517 में आते हैं। हु रोट 95 थीसिस, उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे। अब ये थीसिस क्या होता है? थीसिस उसे कहते हैं कि एक बहुत ही लंबी चौड़ी एस्से टाइप में, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर चीज को काफी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थीसिस। ठीक है, तो 95 थीसिस लिखे थे उन्होंने, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था क्या? प्रैक्टिसिंग एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। प्रैक्टिसिंग एंड रिचुअल, उसके अंदर जो प्रैक्टिसिंग है यानी जो प्रथाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने अगेंस्ट में बोला था कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगेंस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसके खिलाफ थे, वो एक्चुअल में एक आईना दिखाए थे कि ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी भी रिलीजन में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई सा भी धर्म हो, तो हर रिलीजन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, या जिसका लॉजिक कम है लेकिन लोग बाग उसको मानते ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें उस समय आई, क्यों आई? क्योंकि प्रिंट आ चुका था। उस समय लोग पढ़ सकते थे, अपनी बातें लिख सकते थे, बहुत कुछ चीज़ें थी। दैट वाज रीड वाइडली, जो कि उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग, कई बार ऐसा होता है कि धर्म में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये चीज़ यहाँ से पता चल गया कि उनकी जो इतनी सारी किताबें बिक रही हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो रीडर हैं वो अट्रैक्ट हैं, मतलब अट्रैक्ट हैं, इस चीज़ से अट्रैक्ट हैं कि वो चाहते हैं कि हमें पता चले इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में है क्या, कि हम जो सोचते हैं वही है या कुछ और भी है। तो इतनी सारी किताबें बिकने का मतलब ये है कि जितने भी रीडर्स ने लिया होगा, सबके सब वो यही सोचते होंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है धर्म के अंदर। तो हमें ये वाइडली सोचना चाहिए और कॉमन थिंग को निकालना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बिका। दैट वाज नोन एज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उसी को कहते हैं कि आप रिलीजियस से रिलेटेड जो उसमें नेगेटिविटी है उसके बारे में पढ़ें या उसके अगेंस्ट हो जाएं। तो हम कह सकते हैं मार्टिन लूथर जो थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के मेन पर्सन थे। दैट्स वाई लूथर सैड, इसलिए लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। जो प्रिंटिंग है वो गॉड के तरफ से दिया एक अल्टीमेट गिफ्ट है। ये बात सही भी है और होप सो कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा जितना मैंने समझाया। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पीछे करके देखिए। नेक्स्ट है एरस्मस। एरस्मस कौन थे? तो इनकी भी डेट आपको याद रखनी है कि एरस्मस की जो डेट थी वो 1508 थी। वॉज अ लैटिन स्कॉलर। कौन थे? लैटिन स्कॉलर। लैटिन, देखिए लैटिन कंट्रीज उसे कहते हैं दैट आर सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मोस्टली जो आपको कंट्रीज दिखेंगी उसे लैटिन कंट्रीज कहते हैं। और ये कौन थे? तो भाई लैटिन स्कॉलर थे और कैथलिक रिफॉर्मर थे। ये कैथलिक रिफॉर्मर भी थे हु रोट अडेजिस। तो एडेजिस इन्होंने लिखा था। एडेजिस को हिंदी में कहावत कहते हैं। तो इन्होंने कुछ कहावतें लिखी थी, यानी अपनी बात को इन्होंने एक ईडियम्स या कहावतें के द्वारा इन्होंने मेंशन किया था और ये इनसे अलग थे। यानी कि इन्होंने एक कहावत के रूप में उनको क्रिटिसाइज किया था और इन्होंने डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो देखिए दोनों की थिंकिंग लगभग एक जैसी है, डेट्स अलग हैं और इनकी जो लिखने का तरीका है वो अलग है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इक्विजिशन एंड सेडिटियस। इक्विजिशन एंड सेडिटियस, ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इक्विजिशन, इसका प्रोनाउंसिएशन है इंक्विजिशन। तो इंक्विजिशन वॉज अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट। ये एक कोर्ट का नाम था फॉर पनिशिंग, जिसका काम ये था कि वो हेरेटिक्स को पनिश करते थे। हेरेटिक्स मीन्स कि अधर्मी, यानी कि हर वो इंसान जो अच्छी बातें कर रहा है, जो जेन्युइन बात कर रहा है, जो कॉमन बात कर रहा है, जो साइंटिफिक बात कर रहा है, जो उनकी बातों का जवाब दे रहा है, वो उनकी नज़र में हेरेटिक्स था। तो हेरेटिक्स यानी अधर्मी था कि उसे धर्म की नॉलेज नहीं है। तो क्या होता था कि उस पर सेडिमेंट्स किया जाता था, मतलब सेडिटियस किया जाता था। मीन्स की वॉज द राइटिंग और स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये कहा जाता था कि आपने इसको जो वे में लिखा है उसे सेडिटियस, यानी कि सेडिटियस वे को आपने यूज किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा है। जैसे कि अभी अगर हम बोल दें कि हर घर मोदी, हर मोदी, अगर हम ये चीज़ बोलते हैं
तो हम ठीक हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो हो सकता है कि हम लोग आतंकवादी भी हो जाएं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंक्विजिशन क्या होता है और सेडिटियस क्या होता है। इंक्विजिशन और सेडिटियस दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इंक्विजिशन उसे कहते हैं कि एक कोर्ट होता है जहाँ पर इस टाइप का फैसला सुनाया जाता है, इस टाइप की सुनवाई होती है। और सेडिटियस उसे कहते हैं कि एक तरह सा आरोप लगाया जाता है कि भाई यू आर गिल्टी, कि आपने धर्म के खिलाफ कुछ बात बोली है, यू आर गिल्टी, आप अपराधी हो। ठीक है, तो उसके लिए सेडिटियस वर्ड यूज किया जाता है कि आपने स्पीच या राइटिंग का अगेंस्ट ये चीज लिखी है। इसमें हमारे एक टॉपिक है, यानी कि एक पर्सन है जिनका नाम है मेनाकियो। तो मेनाकियो जो थे वो इटली के थे। कहाँ के थे? वो इटली के थे और री इंटरप्रेटेड। अब इन्होंने क्या किया कि ये इनसे भी एक कदम आगे थे, तो इन्होंने री इंटरप्रेटेड किया। री इंटरप्रेटेड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की फिर से एक्सप्लेनेशन देना। सपोज कीजिए कि हम गीता ले लेते हैं या कुरान ले लेते हैं, तो हम उसको दोबारा से अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और उसके अंदर जो बातें कही गई है हम एक्चुअल वे में बता रहे हैं, यानी कि उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो री इंटरप्रेटेड उसे कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज को दोबारा लिखना और उसको बताना कि ये चीज हुई थी। तो उन्होंने री इंटरप्रेटेड किसको किया? बाइबल को किया। किसको किया? बाइबल। एंड एज वी ऑल ऑफ नो दैट बाइबल इज a religious book, and we also know that his follower is known as a Christian, and Christianity is the world's largest religion in the world still now. तो आप सोचिए कि उस समय जब इतना ज़्यादा रहा होगा, तो अभी जब इतना, तो उस समय कितना ज़्यादा रहा होगा जब मतलब लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, कंजर्वेटिव थिंकिंग के थे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के थे, तो ये सभी चीज़ें थी। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया कि बाइबल को री इंटरप्रेटेड कर दिया, यानी दोबारा लिखा और उसकी जो मीनिंग थी उसको चेंज की। तो दैट इनग्रेड चर्च, जो कि चर्च के अगेंस्ट था, यानी कि ये चीज बताया गया था कि वो उनके अगेंस्ट था। इसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक इनग्रेड या इनग्रेज्ड जो भी है, आप इसका जो मीनिंग है वो अगेंस्ट है। तो इनग्रेड की मीनिंग होती है अगेंस्ट। तो ये चर्च के अगेंस्ट था, जो उन्होंने चीजें लिखी वो चर्च के अगेंस्ट था। यानी कि बाइबल में जो पहले से चीज़ें लिखी हुई होंगी, जो लाइंस लिखी हुई होंगी, वो ये लिखा होगा कि इनकी तारीफ करते थे। ठीक है, जिस तरह से आप देख लेंगे कि हिंदू धर्म में जो गीता है उसमें ज़्यादातर जो तारीफ़ें या ज़्यादातर जो प्रिविलेजेस या राइट्स दिए गए वो ब्राह्मण कास्ट को दिए गए। इसी तरह से इनमें जो ज़्यादातर जो राइट्स दिए गए थे वो उनको दिए गए थे जो कि चर्च से रिलेटेड है। तो इसीलिए इनको कई तरह के प्रिविलेजेस भी मिलते थे। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो व्हेन दिस मैटर रीच टू कोर्ट, अब जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, यानी कि इंक्विजिशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ, तो मेनाकियो को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट यानी कि फांसी पर लटका दिया गया। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई अगर इसने हमारे खिलाफ बोला तो ये चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी, हमें जितने प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड आगे टाइम टू टाइम क्या हुआ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं यूरोप में, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन धर्म से ही है, कैथोलिक धर्म से। तो चलिए ठीक है, इतना ही था। देखते हैं दोबारा से गैली क्या होता है। देखिए ये मेटल फ्रेमवर्क है जहाँ पे एक तरह से अगर आपको वुड ब्लॉक पता है तो इसको ही पता ही होगा। ठीक है, बैलेड। बैलेड किसे कहते हैं? फॉल्क टेल यानी गाथा गीत कहते हैं, जो कि लोग बाग रिसाइट करते थे, यानी बोल के सुनाते थे और लोक गीत के हिसाब से गा के सुनाते थे। तो ये चीज़ थी आपकी बैलेड। टैवर्न्स किसे कहते हैं? टैवर्न्स एक ऐसा प्लेस था जहाँ लोग मिलते थे, एक साथ मौज मस्ती करते थे, बियर पीते थे और चीज़ों को, न्यूज़ को स्प्रेड करते थे। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रिंट कल्चर की वहाँ से उन्होंने सुना या उसको पढ़ा, फिर उसको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्टिन लूथर। यहाँ से बहुत स्टार्टिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग, इन पे कई चैप्टर्स भी आ चुके हैं। 1517 में ये आए थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे एक तरह से ये। तो इन्होंने धर्म से रिलेटेड कमियों को बताया था कि क्या कमी है, जेन्युइनिटी बताई थी और साइंटिफिक चीज़ें इन्होंने बताई थी कि ये चीज़ एक्चुअल में होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 95 थीसिस लिखा था। थीसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और उसमें क्रिटिसाइज किया था धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस और जो बिलीफ्स है उसको, बिलीफ्स यानी रिचुअल्स जो हैं उनको उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। दैट वाज रेड वाइडली, बहुत ही ज़्यादा तरीके से पढ़ा गया, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में उसे पढ़ा गया, बहुत ज़्यादा बिका। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। एरिस्मस कौन थे? लैटिन स्कॉलर थे एंड कैथोलिक रिफॉर्मर थे। उन्होंने एक एडेजिस लिखा था, ये सेम इनकी तरह थे बट ये इससे पहले आए थे और उन्होंने अपनी बातें कहावतें के तौर में लिखा था। नेक्स्ट आते हैं इंक्विजिशन एंड सेडिटियस। इंक्विजिशन जो होता है वो एक तरह से कोर्ट का प्रोसेस होता है, रोमन कोर्ट होता है, जहाँ पे उस
पर्सन्स को गिल्टी माना जाता है दैट एक्ट एज अ हेरिटिक्स। तो हेरिटिक्स के रूप में जो ऐसा एक्ट करते हैं जो कि अधर्मी होते हैं, तो उसे कहा जाता है। और सेडेटियस उसे कहते हैं कि ये प्रोसेस होता है कि आपने किस प्रोसेस से लिखा है, राइटिंग से लिखा है या बोल के हमारे बारे में गलत बोला है, हमारे धर्म के बारे में। तो ये सभी चीज़ें, इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, ओ माई गॉड। तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से लिंक करता है, आप उसको देखिएगा, आपको ट्रेलर देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इससे कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। तो इसी में एक हमारे रिफॉर्मर कह सकते हैं जिनका नाम है मेनाक्यू। तो मेनाक्यू जो थे वो इटली री इंटरप्रेटेड थे, जिन्होंने बाइबल को ही री इंटरप्रेटेड कर दिया। तो उसमें जब लिखा तो कई चीज़ें ऐसी आ गई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चर्च के जो पर्सन्स हैं, जो पादरी वगैरह हैं या जो फादर वगैरह हैं, चर्च के जो ऑनर हैं, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं, और तो और उनको कमाना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, और हर चीज़ उनको बैठे बैठाए मिल जाती है। तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की। तो ये चीज़ वहाँ के जो इंक्विजिशन थे, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, वहाँ पे मुकदमा चला कोर्ट में, और लास्ट में उन्हें क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ये पार्ट 2 है। इस चैप्टर में टोटल 79 क्वेश्चंस बने हैं, मिडिल ऑफ चैप्टर। इसके पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेके आएंगे, और पार्ट 1 का लिंक आपके पार्ट 2 में डाल दिया है। आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी दिखे, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। और आपसे एक मैंने क्वेश्चन किया था अभी कि हिंदू लोग ऐसा क्यों मानते थे कि अगर उनकी बेटियां पढ़ लेती हैं तो वो विधवा हो जाएंगी। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्ट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।